नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। साथियों, हम लोग जो है पॉकेट जीके खान सर के सीरीज को स्टार्ट किए हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं सर विद्या जीके जीएस भागलपुर में। साथियों चलिए, पिछले वीडियो में हमने साथियों ठीक है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है हड़प्पा घाटी की सभ्यता, ये सबको जो है द एंड कर दिया था और कौन नदी कहाँ पर है, कौन सा स्थल है, सबको जो है ट्रिक के माध्यम से ख़त्म कर दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे साथियों वैदिक सभ्यता, ठीक है। जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो जाता है तो वैदिक सभ्यता फिर हम लोग पढ़ते हैं। इसका तिथि साथियों होता है 1500 से 600 ईसा पूर्व। लेकिन वैदिक सभ्यता को समझने के लिए सबसे पहले इसका साथियों डायग्राम समझते हैं, क्या है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता साथियों है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड है। इसको टोटल काल माना जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन इसको डिवाइड करता है दो पार्ट में। कितने पार्ट में? टू पार्ट में करता है। पहले को बोलते हैं ऋग्वैदिक, ठीक है, ऋग्वैदिक। और वैदिक क्यों बोलते हैं, ये वेद से लिया गया, ठीक है। ऋग्वैदिक हो गया और दूसरा होता है उत्तर वैदिक, यानी कि ऋग्वैदिक काल के बाद जो आता है उत्तर वैदिक काल। तो इसका काल रहता है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसका रहता है आपको 1000 से लेकर, ठीक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आइए इन दोनों के बीच जो क्या क्या होता है उन्हीं को समझते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों 60 डेज का सीरीज चल रहा है, ठीक है। कोशिश है कि ये ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। यहाँ सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा सा मेंशन दिया है कि सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और वेदों से मिलती है, ठीक है। ये क्या होता है, सिंधु सभ्यता जब समाप्त होता है तो नवीन संस्कृति प्रकाश में आया और उसी के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी कहाँ से मिल रहा है, तो वेदों से मिल रहा है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता बोलते हैं। यहाँ बात समझिएगा साथियों, वैदिक सभ्यता बोलने का क्या रीज़न हो गया, यहाँ पर जो है वेद से इसका जानकारी मिल रहा है, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता बोलते हैं। इसको साथियों दो भाग में विभाजित किया गया है, ये आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट में। एक ऋग्वैदिक काल जिसका जो है टाइम पीरियड रहा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा आपका रहा है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रहा। अब आइए इन दोनों को अलग अलग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं ऋग्वैदिक काल को। कौन? ऋग्वैदिक काल को, जिसका टाइम पीरियड साथियों रहता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आर्यों का आगमन साथियों 1500 ईसा पूर्व के पहले का है, ठीक है। आर्य जब आए, इसका आगमन जो है 1500 ईसा पूर्व पहले का है। आर्य भारत में सप्त सैंधव में बस गए। आए जो तो कहाँ बस गए थे, सप्त सैंधव में बस गए थे। सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। सप्त सैंधव का मतलब क्या हो गया, पंजाब और अफगानिस्तान में आकर जो आर्य लोग पहले आकर बस गए थे। अब ये आए कहाँ से, सबका मत अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा प्रोफेसर मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान जो है मध्य एशिया, जो कि बैक्टीरिया वाला क्षेत्र पड़ता है, वह बताया। दयानंद सरस्वती ने कहा कि यह तिब्बत है, ठीक है। ये कहाँ का है, तिब्बत का। फिर गाइंस और मैकोनोल्डेन ने क्या कहा, दक्षिण यूरोप का है। वही बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोलता है, उत्तरी ध्रुव, यह उत्तरी ध्रुव को बताता है, यानी कि आपका अंटार्कटिका का, ठीक है। तो इस तरह से सबका अलग अलग मत है। अब आइए आर्य के बारे में समझते हैं कि आर्य तो ठीक है, लेकिन इस सबका मत जो है जो भी रहे ये कौन थे। तो आर्य शब्द का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है, श्रेष्ठ या फिर कुलीन होता है। और इस सभ्यता के संस्थापक, ठीक है, आर्य थे। और ये जो संस्था देखते हैं वैदिक सभ्यता, ये आर्य लोग ही इसका स्थापना किए थे। वैदिक सभ्यता इसीलिए कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि संस्थापक इसका आर्य था। तो वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। मोस्ट यहाँ पर जो इसका कॉन्सेप्ट बनता है और सवाल भी बनता है डायरेक्ट कि वैदिक सभ्यता कैसा सभ्यता था, तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि आपने सिंधु घाटी की सभ्यता जब पढ़ा तो वह कैसा था, तो शहरी सभ्यता थी, नगर नियोजन उसका बढ़िया था। और जबकि ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था। यहाँ पर जो है पशु का चारण करते थे, उसी से जो है भोजन खान पान दूध दही वगैरह खाते होंगे, इसलिए पशुचारण था। कृषि उनका गौण धंधा था, ठीक है। कृषि कैसा था, गौण धंधा था, पशुपालन था ज़्यादा। आर्यों की भाषा मूलतः संस्कृत थी और ये लोग जो है ना अपनी भाषा का इस्तेमाल संस्कृत करते थे।
क्योंकि आपको पता है वैदिक है, ठीक है, वैदिक है तो वेद से लिया गया है, वेद का है तो इसमें संस्कृत ही ये लोग बोलेगा। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर देखिए सिंधु आर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, ठीक है। यहाँ पर यहाँ सिंधु जो है ये सभ्यता नहीं है साथियों, सभ्यता या नहीं है, सिंधु मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। सिंधु लोगों के लिए जो है सबसे जो ये सिंधु मतलब यहाँ साथियों नदी का नाम, सभ्यता नहीं, नदी का नाम। सिंधु नदी जो था, नदी क्या साथियों, नदी याद रखेगा। सिंधु नदी जो था आर्यों के लिए क्या था, सबसे महत्वपूर्ण नदी। सिंधु नदी को ये महत्वपूर्ण मानते थे, जबकि पवित्र नदी जो है ना सरस्वती को मानते थे। किसको? पवित्र नदी जो है सरस्वती को मानते थे। और नदी ऋग्वेद में नदी सूक्त में सरस्वती को नदीत्मा कहा गया। क्या कहा है? नदीत्मा कहा गया। ऋग्वेद में नदी सूक्त में सरस्वती को क्या बोलते हैं? नदीत्मा बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पवित्र नदी यहाँ पर पूछेगा तो ऑप्शन में गंगा दे देगा, तो भट्ट से गंगा ने मार दीजिएगा। क्या मारना है? सरस्वती। सबसे पवित्र नदी कौन था इन लोग का? सरस्वती था। और जो है सरस्वती को बोलते हैं नदीत्मा। ऋग्वैदिक काल का समाज जो है कबीले के रूप में संगठित था। यहाँ पर कुछ लाइन छूटा नहीं है ना, नहीं छूटा है ना, ठीक है। महत्वपूर्ण नदी तथा सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, ठीक है। और ये जो है नदीत्मा इसका जो कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था, तो वो लोग कबीले बनाकर रहते थे। कैसे रहते थे? कबीले बनाकर। और ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख है। तो ऋग्वेद में जो अफगानिस्तान का जो भी नदी है उसका भी उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में हिमालय जो पर्वतमाला देखते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका भी उल्लेख मिलता है। उसका नाम था मुजवंत। क्या नाम था? मुजवंत नाम, ठीक है। हिमालय का क्या नाम था? मुजवंत। तो देख सकते हैं एकदम डिटेल से चर्चा दिया गया है इस पॉकेट जीके सीरीज में, ताकि आपका एग्जाम जो है कितना भी खोज कर एग्जाम सेट करे तो आप जो है इसको जो है सोल्यूशन कर सकते हैं। ऋग्वेद में गंगा व सरयू का नदी का उल्लेख मात्र जो है एक बार हुआ है। गंगा और सरयू का उल्लेख जो है आपको पता है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, वही सरयू। और गंगा यहाँ हमारे बिहार में जो है गंगा जो है, ठीक है, पटना इधर हो गया जितना भी, तो ये जो है दोनों का जो है मात्र एक बार उल्लेख मिलता है। एवं यमुना नदी का और यमुना मैया का उल्लेख जो है आपको 3 बार देखने के लिए मिलेगा। तो यमुना नदी का जो है सबसे ज़्यादा मतलब देखने के लिए मिल रहा है 3 बार, जबकि गंगा और जो है सरयू का 1 बार मिल रहा है। और पवित्र नदी की बात करें तो सरस्वती को पवित्र नदी के रूप में दर्जा दिया गया है। अब आइए ऋग्वैदिक काल की कुछ नदियां हैं और इसका जो प्राचीन नाम पूछा जाता है या प्राचीन नाम दिया जाता है, आधुनिक नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्राचीन नाम, यहाँ आधुनिक से प्राचीन पढ़िए, ठीक है। तो ब्यास नदी को बोलते हैं विपाशा, ठीक है। ब्यास जी को क्या लग गया? प्यास लग गया। ब्यास जी को क्या लग गया? प्यास लग गया, विपाशा याद रखेगा। फिर सतलज को बोलते हैं सदुत्री, सतलज को सदुत्री, सो से सतलज, सो से सदुत्री। चिनाब को बोलते हैं अस्किन। चिनाब क्या मतलब? अस्किन। चिनाब का प्राचीन नाम अस्किन। और सिंध का मतलब सिंध ही है, अभी वो सिंध बोलते हैं सिंधु नदी को, ठीक है। आधुनिक नाम सिंध है और तभी भी सिंधु बोलते थे। गंडक का मतलब सदा नीरा, ठीक है। गंदा पानी याद रखिएगा, गंदा पानी में नीर है। क्या है? गंदा पानी में नीर है, सदा नीरा। और काबुल को बोलते हैं कुंभा। तो कहाँ से काबुल, कहाँ से कुंभा भी याद रख सकते हैं। और झेलम, झेलम क्या हो गया? विस्तता। क्या? झेलते झेलते क्या हो गया? एकदम नहीं था अजीज हो जाना, विस्तता आ गया, ठीक है। झेलम को क्या बोलते हैं? विस्तता। इसमें हमारे एक साथी हैं, उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना है क्या है? झेलम, झेलते झेलते क्या हो गया? यानी कि कोई विष था, विष को झेलते झेलते हालत ख़राब हो गया, झेलम विस्तता। और रावी का होता है पुरुषनी या फिर इरावती, ठीक है। तो यहाँ भी इसको भी आप याद रख सकते हैं कि रावी जो है, रावी क्या है? पुरुष है। रवि नाम का लड़का है, वह पुरुष है, तो रावी का नाम क्या हो जाएगा? पुरुषनी। और स्वात, स्वात का नाम आ जाएगा सवस्तुतु, ठीक है, स्वास्तु या फिर बोल सकते हैं। कुर्रम मतलब हो गया कुंभ, तो यहाँ पर कुर्रम और कुंभ, कुंभा दे देगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। काबुल कुंभा हो जाएगा, कुर्रम कुंभ हो जाएगा। घग्गर को बोलते हैं सरस्वती या फिर दृश्यवती। घग्गर को क्या बोलते हैं? सरस्वती या फिर दृश्यवती, क्योंकि अभी वर्तमान में आपको पता है सरस्वती नदी क्या है? विलुप्त है। और होता है गोमल, गोमल को बोलते हैं गो से गोमल, गो से गोतमी फुलहड़, गो से गोतमी, गो से गोमल, गोतमी फुलहड़ याद रखेगा। तो ये हमारे कुछ थे ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ और इसको हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। तो चलिए इसको आप जो है एक बार ऐसे जो हाइड करके जो है
देख लीजिएगा, या फिर इसको हाइड कीजिएगा। इसी को आप जो है ना इसको हाइड कर लीजिएगा, ठीक, इसको हाइड कर लीजिएगा और ऐसे हाइड करके क्या करना है, इधर झाँप देना है और याद करना है। देखिए आपको कैसे याद हुआ है, ट्रिक के माध्यम तो, ठीक है। जैसे झेलम, झेलते झेलते क्या हो गया, बिस्बिसा आ गया, बिस्तता आ जाएगा। रवि क्या है, पुरुष है। स्व से स्वाद, स्व से जो भी नाम आएगा आप मार दीजिए, खुर्रम का कुम्भ हो जाएगा। घग्गर को बोलते थे सरस्वती, विलुप्त हो गया। गो से गोमल, गो से गोमती हो जाएगा। कुंभा काबुल, विपाशा, विष को कहते विपाशा मतलब ब्यास जी क्या कर दिया, विपास पी गए। सतलज, सोचे सतलज, सोचे सुधत्री, चिनाब का स्किन, सिंधु, ये सब तो। और सदा नीरा, गंडक क्या हो जाएगा, गंदा पानी, सदा नीरा हो जाएगा। अब आइए आगे की ओर चलते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीले समाज की बुनियादी इकाई थी। यहाँ पर कैसा था, पितृसत्तात्मक परिवार जो आर्यों के कबीलों की समाज की बुनियादी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से पंचजन्य कहा गया। यहाँ पर जो कितना कबीला हुआ था, 5 कबीला, और इसलिए पंचजन्य कहा गया। ये अनु, द्रुय, पुरु और तवर्स और यदु, ये जो है 5 गो कबीला था, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अनु, द्रयु, ठीक है, पुरु, तवर्स और यदु, ये सब जो है कबीला था 5। यहाँ पर जो है ना इकाई हुआ करता था, जैसे कि होता है ना वार्ड हो गया, ठीक है, पंचायत हो गया, उसके बाद हो गया जिला लेवल का, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर हुआ करता था। ग्राम, 20, जन, उच्चतर इकाई है, ठीक है। ग्राम, 20 और जन में उच्चतर इकाई है। ये समझता है कई परिवारों का समूह को कहते थे। ग्रामणी मतलब क्या हो गया, गांव का मुखिया होता था। और 20 के कई गांव के समूह के क्या बोलते थे, विस्पति बोलते थे। अनेक विषयों के समूह के अधिपति या फिर जनपति कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र का यूज हुआ था शब्द, ठीक है। पूरे देश के लिए राष्ट्र, राज्य के लिए राष्ट्र का शब्द का इस्तेमाल करते थे। राजा का पद जो वंशानुगत नहीं होता था, इसमें क्या था, वंशानुगत नहीं चलता था। राजा गोप या फिर गोपति, गायों का, मवेशियों का जो स्वामी होता था। ऋग्वेद में सेनानी मतलब सेनापति, पुरोहित, शासकीय पदाधिकारी थे जो राजा की सहायता के लिए थे। राजा की सहायता है तो 12 मंत्री हुआ करते थे, इन्हें रत्नी कहे जाते थे। ये सब सवाल बनेगा, ठीक है। रत्नी किसे कहते हैं, तो राजा के पदाधिकारी सबको क्या बोलते हैं, रत्नी बोलते थे, जिसमें सूतकर, रथकर और कर्माद पदाधिकारी होते थे। और यहाँ पर देखिए पूर्व या पूर्व दुर्गपति होता था, जो सैनिक कार्य और उसके स्पर्श गुप्तचर होते थे। वाचपति जो है गोचर भूमि का अधिकारी होता था, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता। वाचपति क्या होता है, गोचर भूमि का अधिकारी। कुलप परिवार का मुखिया होता था। कुलप क्या होता है, परिवार का मुखिया। दूत समय का जो समय पर संधि विग्रह और प्रस्ताव को लेकर राजा के पास जाता था। तो आप लोग ने मूवी में भी देखता होगा कि जाता है दूत जो है, या फिर आप देखे होंगे रासलीला, रामलीला, ठीक है, तो उसमें भी दूत जो है जाता है बहुत जगह। विद्वत होता था, सर्वाधिक जो है ना प्राचीन संस्था थी जो कि धन का बंटवारा करती थी। विद्वत सभा वरिष्ठ या कुलीन लोगों का समूह था, सभा लोग जो होता था। और इसका जो है 8 बार उल्लेख ऋग्वेद में हुआ सभा का। और इसमें देखिए समिति यह जनप्रतिनिधियों समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। इसको जो सभापति को ईशान कहा जाता था, क्या बोलते थे, सभापति को ईशान बोला जाता था। वैदिक कालीन न्यायों की प्रश्न विनायक कहा जाता था। न्यायाधीशों को क्या बोलते थे, प्रश्न विनायक, ठीक है, विनायक कहा जाता था, न्यायाधीश सब जो होता था। अधिकतर लड़कियां युद्ध, ठीक है, यहाँ साथियों क्या हो गया, अधिकतर लड़ाइयाँ हैं, वेरी मिस्टेक, कोई बात नहीं है, जल्दबाजी का काम शैतान का हो गया। अधिकतर लड़ाइयाँ यानी कि युद्ध जो होता था जानवर मतलब गायों व घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी इसमें, ठीक है। तो इसको ज़्यादा गाय हो गया, उसको ज़्यादा घोड़ा हो गया, इसके लिए लड़ी जाती थी। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का, यहाँ पर जो गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया, युद्ध के लिए गविष्ठी मतलब इसका अर्थ क्या होता था, गायों की खोज। तो गायों के लिए युद्ध हुआ करता था, तो इसलिए गविष्ठी शब्द रख दिया था युद्ध के लिए। ऋग्वेद में 7वें मंडल में दशरयाग युग का वर्णन मिलता है, जो कि सुदास और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। ये सवाल पूछता है, ठीक है, ये सवाल आता है। तो दशरयाग युद्ध जो किस नदी के तट पर हुआ था, तो रावी नदी के तट पर, जिसको पुरुषनी नदी बोलते हैं। आपने अभी पढ़ा, रवि क्या है, पुरुष है। ये ट्रिक है साथियों, आप लोग किस ध्यान में है, ये ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है। रवि पुरुष है, ये ट्रिक है, ठीक है। तो रवि को मतलब पुरुषनी नदी रावी को बोलते हैं, जिसमें जो है सुदास जो विजय हो गया था, ठीक है। सुदास क्या हो गया, विजय हो गया, और जो 10 जन हुआ था वह सब पराजय हो गया।
आर्य जो है पितृसत्तात्मक परिवार का या पीड़ित समाज थे, ठीक है। ये पितृसत्तात्मक क्या हुआ, मतलब बाप के नाम पर चलने वाला, ठीक है, पिता के नाम पर चलेगा। अभद्र भाषा के लिए हमें माफ़ी करें। और वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन के 4 आश्रमों को बांटा गया। ये थे ब्राह्मण, ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये सवाल भी आता है, पर सवाल बहुत घुमा के पूछता है, ठीक है। तो वैदिक कालीन चतुराश्रम जो है चतुराश्रम व्यवस्था का जो अनुसार मानव जीवन के 4 आश्रमों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास किस में बांटे हैं, तो वैदिक काल में यही सवाल पूछता है। मानव जीवन 100 वर्ष मनाते हैं, प्रत्येक जो 25 वर्षों में विभाजित किया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का प्रथम चरण है। दूसरा आपका जो शारीरिक विकास, अध्ययन और व्यक्तित्व विकास समर्पित, दूसरा जो आपका ये सब हो गया पहला। दूसरा में आपको हो गया गृहस्थ आश्रम, जीवन व पारिवारिक जीवन को समर्पित। तीसरा हो गया वानप्रस्थ आश्रम, संसारिक सुख और इच्छाओं को खुद को अलग करना और अध्यात्म की ओर जो है समर्पित होना। और चौथा जो है आश्रम के आपका संसार के पूरी तरह से विनम्र हो जाने, सारा समय ध्यान और प्रार्थना में व्यतीत करना। मस्त एकदम बात बताया साथियों। क्या आप होता आपसे? नहीं होता है। रील्स देखने में सबका समय जाता है। रील्स वाला जो है हम तो सोचते हैं बंद हो जाए चैनल। ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था। मोस्ट इम्पोर्टेंट किसमें है, तो ऋग्वेद में जो है वर्ण व्यवस्था था। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त 4 वर्णों का उल्लेख करता है, जो कि पुरुष सूक्त 10वां मंडल को बोलते हैं। ये सब जो है आपको याद रखना। और पहले वीडियो में भी ये हम बताए हैं, तो पहला वीडियो नहीं देखें तो जाइए, क्योंकि जो है पूरा पॉइंट पहले पूरे बुक का पॉइंट आगे में दे दिया गया है, उसको समझ जाइएगा तो इधर जो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि हम पहले जब लूसेंट या कोई भी बुक निकालते थे ना, आगे में रटते रटते दिमाग खराब हो जाता था। तब धीरे धीरे जब इसको रटा गया तब समझ में ओ हिस्ट्री इस तरह से। नहीं तो वही वाला कहानी मेरे साथ था। क्या था कहानी, तो कैसे बोलता है सनम रात को पढ़े दिन को सफा, यही टाइप का जो है। पुरुषार्थ या जीवन 4 जो है लक्ष्य है। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। ये जब जो है पुरुषार्थ का जीवन का जो 4 गो लक्ष्य, धर्म करना, अर्थ कमाना, काम मतलब हो गया अलग चीज़, ठीक है, मोक्ष मतलब हो गया मुक्ति पाना। धर्मशास्त्र के अनुसार प्राचीन लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए क्षत्रिय का वर्ण जिम्मेदार था। क्षत्रिय का मतलब क्या, एकदम धर्म के लिए लड़ते रहना। महिला को शिक्षा का अधिकार था और विधवा होता था और ठीक है होता था, और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। ओहो, विधवा विवाह होता था, ठीक है, बाकी ये सब जो है नहीं था। आजीवन जो अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाले महिला को अमाजू बोलते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आजीवन भर अविवाहित रहने वाले महिला को क्या बोलते हैं, अमाजू बोलते हैं। और विवाह के समय पाने वाले उपहार को बहत्तु बोलते हैं, बहत्तु बोलते हैं, बहत्तु, ठीक है। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिक्ता, लोपा मुद्रा, ठीक है, विदर्भ राज की कन्या, राजकुल में उत्पन्न अगस्त ऋषि की पत्नी आदि जो है विशुद्धि महिलाएं थी। और विस्फला एक योद्धा महिला थी। ये सभी क्या है, तो विदुषी मतलब पढ़ने लिखने वाले सब महिला थी, ठीक है। पैसों के लिए पढ़ाने वाले जो है जीविकोपार्जन को गुरु या फिर उपाध्याय बोलते हैं। अभियो जो हम लोग बोलते हैं गुरुजी, उपाध्याय। आर्य मूलतः जो शाकाहारी थे और पेय पदार्थ जो सोमरस था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनेगा, आर्यों का पेय पदार्थ क्या था, सोमरस था। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन, अधो वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास, ठीक है। अधो वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास, अधो वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास, ये आपको याद करवा रहे हैं क्योंकि ये सवाल में आता है। और अंदर में पहनने वाला जो कपड़ा था, ठीक है, वस्त्र, उसको नीवी बोलते हैं। अंडरवियर सब क्या हुआ, अंदर में पहनने वाले कपड़ा को नीवी बोलते हैं, ठीक है। और गाय को अधनिया मतलब न मारने योग्य माना जाता था। इसका जो मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन एवं कृषि था। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनता है। इनका प्रिय पशु जो है गाय और घोड़ा था। दोनों जो है इसका जो है प्रिय पशु गाय और घोड़ा था। इसी के लिए युद्ध भी होता था, इसलिए गविष्टि शब्द का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। और वस्तु का जो लेन देन होता था विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा जो लेन देन हुआ था, पैसा नहीं था, ठीक है, पैसा नहीं था। 4 किलो अनाज दीजिए, 4 किलो अनाज लीजिए, इस टाइप का काम होता था वैदिक काल में। व्यापार के लिए बाहर जाने वाला जो व्यक्ति था उसको पनी बोलते थे, ठीक है, पनी बोलते थे। क्या बोलते थे, पनी बोलते थे।
और ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेनकोट या फिर सूदखोर जो अभी बोलते हैं कि सूदखोर, सूद लेता है, सूदखोर है, तो वेक नोट बोलते थे उसमें, वेक नोट, ठीक है, वेक नोट, नोटेन ले रहा है, वेक नोट ले रहा था। लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा किया गया था, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा जो सिंधु सभ्यताओं में किसका जो खोज नहीं हुआ था, तो दे देगा यही लोहे आगे में, ठीक है, जबकि आपको जब वैदिक सभ्यताओं में हुआ, तो ये सवाल बनता है, घुमा के पूछेगा, सिंधु सभ्यता की चीज़ें पूछ देगा वैदिक सभ्यताओं में, वैदिक सभ्यता का चीज़ पूछ देगा सिंधु सभ्यताओं में। अब आइए कुछ पॉइंट बचा है, इसके बाद ये चैप्टर आपका जो है वैदिक सभ्यता जो है द एंड हो जाएगा, तब महाजनपद जो अगले वीडियो आपका आएगा। और लोहा को क्या बोलते थे, श्याम अयस्क, मोस्ट इंपोर्टेंट, श्याम मतलब क्या होता है, काला होता है जी, तो लोहा कैसन तक करिया था। और लोहित, और एगो लोहित अयस्क होता है, उसका नाम दिया है कि नहीं पता नहीं दिया है। चलिए, आर्य प्रकृति बहुवाद और एकाधिवाद, एकेश्वरवाद और निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। किस किस में रखते थे, तो निर्गुण भक्ति में रखते थे, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट रखा था ना, एकेश्वरवाद में रखते थे, एकाधिवाद में रखते थे और बहुदेवाद में रखते थे, प्राकृतिक में रखते थे, ये तो प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वेद भारत का राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बांटा गया। क्रम है, ठीक है, कुल जो कि कुलपा प्रधान इसका होता था, विष का विस्पति होता था, ग्राम का ग्रामणी प्रधान होता था, जन का जो है गोप या फिर राजा जो है प्रधान होता था। अब इसमें जो देवता थे, ये भी सवाल, एक सवाल इससे जरूर बनता है। तो मरुत देवता को बोलते हैं तूफान, मारुति नंदन क्या है, तूफान, ऐसे याद रखेगा। सोम देवता का वनस्पति सेवा, ठीक है, सोम मतलब वनस्पति देवता हो गया है। उषा देवता किसके लिए थे, तो प्रकृति, भोर और उत्थान देवी, उषा, उषा मशीन देखें उत्थान करेगा, चलाइएगा। तो दियो देवता से आकाश का देवता, दियो देवता किसके लिए, आकाश का। वरुण तो जल का देवता है, ये अभी हो याद रख सकते हैं। पुष्ण या फिर रुद्र पशुओं का देवता था, यहाँ रुद्र जो है, पुष्ण या फिर रुद्र क्या हो गया, पशुओं का देवता हो गया। तो रुद्र मतलब शंकर भगवान के पास नंदी सब रह करता है। इंद्र जो है वर्षा का देवता, अभी इंद्र भगवान जो वर्षा कराता है। अग्नि जो है देवता मनुष्य के बीच जो मध्यस्थता था, मतलब जो है देवता जो है मनुष्य के बीच मध्यस्थता कैसे हुआ, अग्नि जलाया, उसको जो क्या मान लिया, अग्नि देवता को मनुष्य के बीच जो मध्यस्थता निभाने वाला, समना समनी होने वाला। अश्वनी होता था विपत्तियों को हरने वाला, जो विपत्ति हरला था तो उसको अश्वनी बोलते थे, ठीक है, क्या बोलते थे, अश्वनी होते थे। और अश्वनी जो है किस नदी का नाम है, चिनाब, ठीक है। विष्णु जो है विश्व के संरक्षण और पालन करता, जो कि वर्तमान में भी आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है, श्री राधे राधे, ये विष्णु का जो है संरक्षक और पालनकर्ता विष्णु थे। अब साथियों उत्तर वैदिक काल, ये ऋग्वैदिक काल का कहानी आपने पूरा पढ़ा। अब उसके बाद जो काल स्टार्टिंग होता है जिसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, उसको समझते हैं, क्या बोलेंगे, उसको समझना है। तो जिस काल में साम वेद, यजुर्वेद अथवा, ठीक है, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों का अर्णयक एवं उपनिषद की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। यानी ऋग्वेद का जितना कहानी पाठ पुर्जा था वो सब ऋग्वेद में से चला गया, ऋग्वैदिक काल में। अब उसके बाद जो वेद बचता है, ठीक है, श्याम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, ठीक है, अर्णयक, उपनिषद, ये जो बचता है ये सब किस में चला जाएगा, उत्तर वेद में। तो आप लोग बताइए कि वेद कितना है, तो वेद आपका कितना है साथियों, 4 है। कितना है, तो वेद आपका 4 है। और उपनिषद कितना है, उपनिषद आपका 108 है, उपनिषद 108 है, ठीक है, ये सबको याद रखना है। और आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से आपका 600 ईसा पूर्व तक था। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र जैसे दिल्ली, गंगा, यमुना, दोआब का उत्तरी मैदान आ गया। मतलब पंजाब को छोड़कर जो ना एकदम पूरे में भर गया इधर आकर। तो इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था, ठीक है, केंद्र जो है मध्य देश पड़ा। और उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी जो सहायक नदियाँ सरस्वती व अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। राजा पद का जो महत्वपूर्ण गरिमा एवं वंशानुगत हो गया, जब यहाँ आया ना तो राजा का बेटे ही क्या होगा, राजा बनेगा, ऐसा हो गया। किसमें, उत्तर वैदिक काल में। इस काल में जो है राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। राजाभिषेक के समय राशिव यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ जो है और समाजवादी यज्ञ होता था। तो यहाँ पर जब राज यज्ञ होने लगा तो राजा सब जो है अपनों से मतलब
क्या बोला जाए, मतलब मुकुट धारण करने लगा, गद्दी संभालने लगा, तो राजसू यज्ञ करता था, अश्वमेध का यज्ञ करता था, ये सब जो स्टार्ट हो गया। फिर आता है उत्तर वैदिक काल में सम्राट राजा मतलब हल चलाता था और रानियां घर पर भोज के लिए जाता था, और हल को सीरा व हल की रेखा को सीता कहा जाता था। तो यहाँ क्या करता था, तो सम्राट मतलब राजा जो हल चलाता था और रानियों के घर पर भोज के लिए जाता था, मतलब घर पर खाना बनाती होगी, ठीक है, और हल को क्या बोलते हैं, सीरा, और जो रेखा खिंचाता है उसको बोलते हैं सीता। तो यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा जो है व्यापार होता था, यहाँ जो है निष्क एवं गाय के द्वारा व्यापार होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का ही प्रयोग हो रहा था। वैदिक काल में धनिक व्यक्ति को गोमत, अतिथि को गंगहोता, गुहन या फिर पुत्री को दुहिता, मरुस्थल को धन और उपजाऊ भूमि को उर्वरा, अनाज को धान्य और पशुचारण को योग भूमि को खिल कहते थे। तो ये जो आपसे बन सकता है सवाल, ठीक है। तो किसको क्या बोलता है, एक बार आपको हम रिवाइज करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत, ठीक है, गाय ज़्यादा होगा इसलिए गोमत हो गया, और अतिथि को गोहन या फिर गोहन, गाय लेके चला जाता होगा, गोहन हो गया, और पुत्री को दुहिता, पुत्री को क्या बोलते थे, दुहिता, मतलब गाय की सेवा करता होगा, ठीक है, और मरुस्थल को बोलते थे धन, ठीक है, मरुस्थल को धन, और उपजाऊ भूमि को उर्वरा, ऐसे उपजाऊ भूमि को हम लोग उर्वरे बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए अनाज को बोलते थे धान्य, धान्य, और पशुचारण योग भूमि को खिल्य, खिलाने वाला भूमि को खिल्य समझ लीजिए। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म जो आधारित हो गई, और वर्ण व्यवस्था जो है, जैसे कि आप जो है अगर नीच कम कर दे तो नीचे में जन्म हुआ तो नीच हो गया आप, और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होने लगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के लिए प्रजापति को देवता के लिए सृष्टि निर्माता था, उनका सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, तो उत्तर वैदिक काल में जो है क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में तो अग्नि और इंद्र के लिए जो है स्थान पर प्रजापति, जो कि देवकुल से सृष्टि निर्माता थे, और उनके सर्वोच्च स्थान हो गया। तो प्रजापति जो होता है उसका स्थान ज़्यादा हो गया। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मंडकोप उपनिषद से लिया गया, और देवताओं शूद्रों के देवता को पूषण कहा गया, जिससे कि टूटी हुई तुलना किससे किया गया है, टूटी हुई नाव या फिर इस तरह से है ना जी, नाव की तुलना यज्ञ से ही किया गया शायद, इसीलिए यहाँ पर ऐसा शब्द दिया गया। बृहदारण्यक उपनिषद जो है ना, गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और ये याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो गई थी, और कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। वस्त्र की राजधानी क्या होता है, कौशाम्बी, वस्त्र की राजधानी कौशाम्बी होता है, और वहीं पर जो पक्की ईंटों का प्रयोग देखा जाता है। उत्तर वैदिक काल में बहुत परिवर्तक हुए, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में बहुत से परिवर्तक होता है। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ईसोप उपनिषद में, ईसोप उपनिषद में निष्काम कर्म का सिद्धांत किसमें मिलता है, ईसोप उपनिषद में मिलता है। संभवतः इस काल में 2 महाकवि की रचना हुई, जिसमें महाभारत, पुराना नाम जय संहिता, ये मोस्ट सवाल बनता है, महाभारत का पूरा नाम जय संहिता, और रामायण की। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यह भी सवाल बनता है। पूरे विश्व वर्ल्ड की बात करें तो महाभारत क्या है, सबसे बड़ा काव्य है। अब यहाँ पर साथियों क्या होता है, कुछ जो है ना परिवर्तक हुए, ठीक है, इससे भी सवाल आपका बनता है। योग जो आपका पतंजलि फाउंडर पतंजलि हो गया, ठीक है, अब इससे भी याद रख सकते हैं कि योग करवाता है कौन, रामदेव बाबा भरपूर मात्रा में योग करवाता है, और पतंजलि का प्रोडक्ट बेचता है। तो पतंजलि वो अपने से थोड़ी हो रखे हैं, यही से उठाया होगा, ठीक है, उठाया होगा क्या, यही से उठाए हैं पतंजलि योग। और उत्तर मीमांसा बदरायण, ठीक है, और चवार्क जो भौतिकवाद है चवार्क ने किया था। वैशेषिक का कनाद ने कहा था, ठीक है, सबसे छोटा कण क्या अणु बताया था, ठीक है, परमाणु या अणु बताया था। पूर्व मीमांसा जो जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा आपका बदरायणी है, दोनों को एक साथ याद रखना है, ठीक है। संघ दर्शन कपिल मुनि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय का गौतम है, गौतम न्याय करेगा, ठीक है, गौतम क्या करेगा, न्याय करेगा। आप लोग में आसपास कोई गौतम है तो उसका नाम क्या करना, न्याय करना, उसको कीपर बना देना है। गौतम न्याय करेगा, कपिल संख्य दर्शन करेगा, जैमिनी पूर्व मीमांसा हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया बदरायण, योग पतंजलि रामदेव बाबा कर रहा है, वैशेषिक कनाद हो गया। तो ये आपको जो है इससे एक सवाल जो है देखने के लिए सेट में मिलता है।
साथियों हम जो है एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं सेट का देखे हुए क्वेश्चन सबको बता रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है सेट में आपको भी शायद मिला होगा जब आप सेट लगाए होंगे। तो बस आज जो है यही तक रहने देते हैं और इस वीडियो में आपका कंप्लीटली साथियों वैदिक सभ्यता को हमने जो है समाप्त किया है, आहुति दिया है। और अगला जो है वीडियो आएगा आपका महाजनपद का उदय। साथियों ये आपको पर डे सुबह में 6 बजे जो है, ठीक है, सुबह में लाइव दिखेगा। आप लोग जो है सुबह में लाइव देखिएगा पर डे। लाइव नहीं भी देख पाइएगा तो बाद में देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो प्राइवेट नहीं होगा, अनलिस्टेड नहीं होगा, सदा के लिए रहेगा। सदा नीरा जिस तरह गंडक को बोलते हैं तो गंडक सदा नीरा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर जो नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जो सब्सक्राइब कर दीजिए फिर से सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय सिया राम।